कुछ प्रजातियां कवक मृतजीवी के रूप में रहती है। वे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण राइजोफस। कुछ प्रजातियां शैवाल के साथ सहजीवी रूप से रहती है और पारस्परिक लाभ प्राप्त करती है। उदाहरण शैवाल। उनमें से कुछ उच्च पौधे के साथ सहजीवी रूप से जड़ों में रहते हैं, जिन्हें कवक जड़ संबंध कहा जाता है। कवक का विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि हम कवक से लाभान्वित होते हैं? हाँ। अब हम कवक के आर्थिक महत्व को जानेंगे। कवक कई तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवाणु पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन जो विभिन्न रोगों का इलाज करते हैं, कवक से प्राप्त होते हैं। पेनिसिलिन की खोज 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। भोजनः मशरूम में प्रोटीन और खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में होते हैं। सबसे आम खाद्य मशरूम एगरिकस यानी बटन मशरूम है। विटामिन एशबिया गोस्पी और एरेमोथेसियम गोस्पी जैसे कवक का उपयोग विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के उत्पादन के लिए किया जाता है। अल्कोहल। ईस्ट जैसे कवक में इन्वेटस और ज़ाइमेज किण्वक होते हैं। जो चीनी मेलास को अल्कोहल में किण्वित करते हैं। उपयोग के अलावा कवक के कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं। कवक पौधों, जानवरों और मनुष्यों में विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। क्लेविसेप्स पर्पुरिया एक मतिभ्रमकारी कवक है जो अवास्तविक, असाधारण हल्कापन और मंडराने वाली संवेदना देकर निराश युवकों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। एस्परजिलस प्रजातियां बच्चों में एलर्जी का कारण बनती है, जबकि क्लोडोस्पोरियम एलर्जी से बचाता है। आइए यहाँ तालिका में दिखाए गए शैवाल
और कवक के बीच प्रमुख अंतर देखें। अब हम ब्रायोफाइट्स पर करीब से नज़र डालेंगे। ब्रायोफाइट्स पौधों का आदिम और सबसे सरल समूह है। ये स्थलीय और गैर संवहनी अपुष्पी पादप है। इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स जमीन और पानी पर रहते हैं, इसलिए उन्हें पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए पानी आवश्यक है। अब हम ब्रायोफाइट्स में जीवन चक्र या प्रजनन के बारे में देखेंगे। ब्रायोफाइट्स में पीढ़ी का स्पष्ट प्रत्यावरण होता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रमुख होती है और बीजाणु जनन पीढ़ी छोटी होती है। बीजाणु जनन पीढ़ी युग्मकोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर करती है। युग्मकोद्भिद पौधा तैलसाक्ष, लिवर वाटर या पत्तेदार मांस हो सकता है। पौधा मालूम नामक जड़ जैसी संरचना की मदद से अधस्तर से जुड़ा रहता है। लैंगिक प्रजनन अंडयुग्मक प्रकार का होता है। इनमें पुंकेसर और स्त्रीधानी जैसे सुविकसित लैंगिक अंग होते हैं। नर लैंगिक अंग पुंकेसर है, जो पुंजन उत्पन्न करता है। मादा लैंगिक अंग स्त्रीदानी है, जिसमें एक अंडाणु होता है। पुंजन पानी की मदद से तैरता है और स्त्रीधानी तक पहुंचता है। यह अंडाणु को निषेचित करता है और द्विगुणित युग्मज बनाता है। युग्मज पहली कोशिका है जो बीजाणु जनन पीढ़ी में विकसित होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु का उत्पादन करती है। बीजाणु युग्मकोदित पीढ़ी की पहली कोशिका है। ब्रायोफाइट्स का वर्गीकरण। ब्रायोफाइट्स को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं हेपेटिके या लिवर वाटर्स, दो
एंथोसेरेटे या हॉर्नवॉर्ट्स। 3. मस्की या मांस। हेपेटिके उदाहरण रिक्शियाँ। ये ब्रायोफाइट्स के निचले रूप हैं। वे संरचना में मांस से सरल होते हैं। बीजाणुजनन बहुत सरल और अल्पकालिक होता है। एंथोसेरेटे उदाहरण एंथोसेरोस। युग्मकोद्भिद अविकसित थैलास होता है। मूलाभ एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। प्रोटोनेमल अवस्था अनुपस्थित होते हैं। बीजाणुजनन केवल पाद और कैप्सूल में विभेदित होता है। मस्की उदाहरण फ्यूनेरिया। ये उच्च रूप है जिनमें युग्मकोद्भिद तने, पत्ती और जड़ जैसे भागों में विभेदित होता है। प्रोटोनेमल चरण उपस्थित है। बीजाणुजनन पाद सेटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइट्स मृदा अपरदन को रोकते हैं। काई बड़ी मात्रा में पानी अवशोषित कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग नर्सरी में माली द्वारा किया जाता है। पास जो कोयले जैसे एक मूल्यवान ईंधन है, काई से प्राप्त होता है।